Hello, good morning, everyone. This is your host NRSK, and we are bringing here SBTS, as you know, story behind the story. Our guest author for today is Raj Abhishek Singh, and our next interviewer is लीना अफशा इशरो. अच्छा, मैं आपका नाम राज अभिषेक सिंह लूं, मतलब कैसे लूं, या सिर्फ राज, ये बता दो. आपको जो इच्छा आप राज बुला सकते हो, राज अभिषेक बुला सकते हो, सिर्फ अभिषेक बुला सकते हो। ऑप्शंस बहुत है। अच्छा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ राज बुलाता हूँ, चलेगा? फाइन फाइन फाइन। ओके, ओके, ओके. तो राज, आप ये बताइए कि जब आपने पहली बार लिखना शुरू किया था, तो किस चीज से आपको ये ख्याल आया था, या किस चीज से आप प्रेरित हुए थे कि आप लिखोगे या आप लिखना चाहते हो? ये सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दूं मैं अपने आप का। श्योर. अ, जैसे आपने कहा, जैसे आपने छोटा इंट्रो ऑलरेडी दे चुका। मेरा नाम राज अभिषेक सिंह है। एज ऑफ नाउ, आज के डेट पे 3 किताबें मैंने लिखी हुई हैं। मैं काफी पहले से ही लिखना स्टार्ट कर चुका था, अपने स्कूल के टाइम से ही। मेरे ख्याल से जब मैं क्लास 7-8 में था तब से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा. और तब तो एज सच कोई लॉन्ग स्टोरीज नहीं लिखता था, हम्म. लेकिन जो स्कूल के असाइनमेंट्स होते थे, है ना, राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन दिस टॉपिक दैट टॉपिक, अच्छा, वो वाले. तो ओके. वहीं से लिखते लिखते आदत बना। हम्म. और जब मैं लिखता था तो मेरे टीचर्स को भी दिखाता था मैं, और टीचर्स को दिखाने के बाद उनको पसंद भी आता था, और पढ़ने के बाद उनका रिव्यू यही रहता था कि अच्छा है, और आगे आप कंटिन्यू करो और आगे लिखो। तो मतलब आपने कविता लिखी थी पहले, या फिर स्टोरी वगैरह लिखी थी? नहीं 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 नहीं, मैं पोइट्री कविता आज तक नहीं लिखा। लिखा हूँ बट प्रोमिनेंटली नहीं। मतलब मेरा मेन कोर वो नहीं है, मैं शॉर्ट स्टोरीज पे ही स्टार्टिंग से लिखा। अच्छा, तो कहानियां ये आपकी असली कहानी है. दैट्स गुड. सही है. जी राजी, तो आप ये बताइए कि लेखक के तौर पर आपका अब तक का सफर आप कैसे आंकते हैं, कि कैसा आपके हिसाब से अब तक का सफर आपका चल रहा है? अगर मैं बात करूँ, आज तक मुझे लिटरेरी फील्ड में करीबन 5 साल हो चुका, 4 से 5 साल हो चुका ऑलरेडी। अच्छा. मैं उस दिन से काउंट कर रहा हूँ जब से मैं प्रोफेशनली लिखना स्टार्ट किया। एकेडमिक्स वाला लिखना तो चलते रहता है। हम्म. जब प्रोफेशनल लिखना स्टार्ट किया, वहां से 4 से 5 साल आज हो चुका। अच्छा. और आज तक के सफर में बहुत अप्स डाउन्स दोनों देखे हैं। हम्म. ये बोलूंगा कि आज तक का जो सफर है इस राइटिंग फील्ड में बहुत सिखा गया है। एक बहुत ज्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना। और मुझे लगता है ये कोई भी फील्ड पे होता है, कोई भी आर्ट वर्क में आप जाओ तो वो आर्ट आपको चेंज करके रख देता है, बिल्कुल. बहुत इम्प्रूव करके देता है। तो हाँ, यही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। 4 साल पहले शायद मैं कुछ और था, 4 साल बाद आज कुछ और हूँ। फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, राइटिंग के लिए जब जी से जी. लिखना स्टार्ट किया है। तो हम्म. हाँ, अभी तक का सफर काफी अच्छा रहा है, प्रोग्रेसिव रहा है। होपफुली आगे भी सेम रहे। अच्छा, तो हमने एक्चुअली काफी दफा देखा है कि जो लेखक होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई, अपने जॉब के लिए, मतलब मैंने पर्सनली काफी लोगों को देखा है कि उनको लिखना छोड़ देना पड़ता है. तो अगर आप सफर की बात कर ही रहे हो, तो आप ये भी बता दो कि आगे चल के जब आपकी मतलब जॉब वगैरह लग जाएगी, या फिर मतलब थोड़ा सा 5 साल के बाद अगर आप देखते हो, तो क्या आप तब भी लिखते रहोगे, तब भी आप कंटिन्यू करोगे, या फिर आपको लगता है कि मतलब आप अभी उस बारे में बता नहीं पाओगे कि तब क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी आर्ट वर्क, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो कोई भी आर्ट आपको कभी छोड़ता नहीं। ठीक है। हाँ, बस कुछ टाइम के लिए वो दूर जा सकता है, कुछ टाइम के लिए पॉज ले सकता है, लेकिन आपको कभी छोड़ नहीं सकता। तो शायद आज के टाइम पे मैं ज्यादा एम्फोसिस दे रहा हूँ राइटिंग। आज के टाइम पे शायद मैं ज्यादा लिख रहा हूँ, आज के टाइम पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं उसको। हो सकता है आगे का टाइम, आगे का समय में ये टाइम कम हो जाए, शायद मैं उतना टाइम ना दे पाऊँ, लेकिन हाँ, इतना तो है कि छोड़ना तो ऑप्शन नहीं बनता है। हाँ, सही है. पॉज ले सकते हैं, बीच में ब्रेक्स आ सकते हैं, लेकिन छोड़ना तो ऑप्शन नहीं बनता। अच्छा, एक छोटी छोड़ना सी वर्थ इट। लाइन
एक छोटी सी लाइन कोट करना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ। आपने कहा कि आर्टवर्क किसी को छोड़ता नहीं है, वो तो सही बात है, आर्टवर्क छोड़ता नहीं है, इंसान छोड़ देता है आर्टवर्क को। तो ये मतलब मैंने बहुत बार देखा है, इंसान छोड़ देता है, आर्टवर्क नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर आपने समझो 2 साल तक लिखा नहीं बिल्कुल भी, चलिए 3 साल तक नहीं लिखा बिल्कुल भी, फिर से आप जब पेन उठाओगे अपने लिखने के लिए, थोड़ी दिक्कत आएगी, बट तभी भी लिख पाओगे। बट वो आपके ऊपर है कि आप लिखोगे या नहीं। आप अभी तक जितने भी किताब छपी है, वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है या फिर इट्स ओपन फॉर ऑल? मैं जब लिखता हूँ तो मैं एज सच कोई चीज दिमाग में रखता नहीं हूँ कि ये एक ग्रुप के लिए है या फिर एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए है या फिर इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि मैं ये चीज भी मानता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर जॉनरा एक एज ग्रुप को ज्यादा पसंद आता है, किसी एज ग्रुप को वो चीज कम पसंद आता है। जैसे सपोज मैं बोलूँ रोमांस जॉनरा, रोमांस जॉनरा यंग लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वहीं पे आप थोड़े ऊपर एज में जाएं तो उनको वो चीज पसंद नहीं आएगा। ऊपर एज में नॉन फिक्शन ज्यादा चलता है, लेकिन जो नॉन फिक्शन यंगर जनरेशन में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आज तक मैं जो भी किताब लिखा हूँ वो आइदर कंटेम्प्रेरी फिक्शन है, फिलोसॉफी है और हॉरर है, जो तीनों मेन टारगेट करते हैं यंग एंड मिडिल एज ऑडियंस। तो हाँ, लिखते वक्त ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रहता है कि ये इनके लिए है या फिर इनके लिए है या फिर इनके लिए नहीं है। बस लिखते के लिए लिख देता हूँ मैं, लिखने के लिए, और बाद में जाके वो पता चलता है कि ये इस ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा, इस ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा। तो वैसा है, लिखने टाइम ऐसा कुछ नहीं रहता है कि इनके लिए लिखना या फिर वैसा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी अभी जो किताब आपने लिखी है, वो किस एज ग्रुप में ज्यादा मतलब किस एज ग्रुप वाले ज्यादा इसको पढ़ेंगे? इफ आई कुड राइट दिस टास्क अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है एडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स में ज्यादा पॉपुलर ये चीज होगा, ओके। क्योंकि वो ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज से। बिल्कुल, पढ़ स्टोरी तो भी हर कुछ कोई वैसे सकता ही है, है, अच्छा सबको लगेगा, स्टोरी भी कुछ कनेक्ट वो वैसी ही लोग है। कर सकते हैं। कभी आपके घर वाले या फिर आपके दोस्त ने आप जो लिखते हैं इसके ऊपर आलोचना की है? हाँ, देखिए स्टार्टिंग फेज जब था, जब मैं अपना पहला बुक लिख रहा था, तब तो एज सच कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर मैं बोलूंगा ये चीज तो गलत नहीं है। इट वाज एज लाइक हाँ तू क्या लिख सकता है, एंड मतलब तू किताब कैसे लिख लेगा, है ना। तो इट वाज लाइक दैट। लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म्स मैंने लिखा, और पहला बुक जब पब्लिश हो गया, जब उसका लॉन्च इवेंट था, बुक लॉन्च इवेंट हो गया, उसके बाद जब बुक का अच्छा खासा रैंकिंग आया, तो उसके बाद द सेम पीपल दे स्टार्टेड कमिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेट, बस आके कॉन्ग्रेचुलेशन करके जाते थे। हाँ, लिखने के टाइम ऐसे तो कोई सपोर्ट नहीं मिला था, पहला बुक उसके बाद मिला, पहला बुक में कुछ नहीं मिला था। उसके बाद से हाँ, अभी काफी लोग हैं, अभी काफी दोस्त भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग था जर्नी का तब कोई नहीं था। और ये चीज मुझे लगता है हर आर्ट वर्क में होता है। आप जब अपना पहला चीज करते हो तो अगर उस टाइम पे आपको सपोर्ट मिल जाए तो मैं मानता हूँ बहुत आप लकी हो, जनरली नहीं मिलता। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब आप नया चीज ट्राई कर रहे हो तो नहीं मिलता। जो भी आपने जो भी लिखा है अभी तक, वो आप शादी के साथ कैसे लेके जा रहे? कभी आपने सोचा नहीं इट विल हैम्पर इन एनी वे? अगर मैं ये बोलूं कि मैं एकदम हैम्पर नहीं किया और सारा चीज स्मूथली चला तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ चीजें हैम्पर हुई हैं। लाइक जैसे अगर मैं बोलूँ पढ़ाई का बात, तो हल्का फुल्का पढ़ाई भी हैम्पर हुआ ही है। क्योंकि मुझे याद है क्लास 10th का जब बोर्ड चल रहा होता था, मुझे याद है शायद केमिस्ट्री का एग्जाम था उस दिन, जस्ट अगले दिन केमिस्ट्री का एग्जाम था, और उसके एक रात पहले मैं कोई नोवेल पढ़ रहा था या फिर कुछ लिख रहा था ऐसे। तो उस टाइम पे क्रेज कुछ अलग था। हैम्पर एज सच बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, मैनेज कर लिया था मैं।
मुझे लगता है सारा टाइम का बात होता है। अगर आप टाइम मैनेज करना जानते हो तो आप एक दिन में आप जो करना चाहो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं करना जानते तो एक चीज दूसरे को हैम्पर करेगा ही। जैसे मेरा पढ़ाई इसको हैम्पर करेगा, राइटिंग पढ़ाई को हैम्पर, अगर मैं खेल कूद रहा हूँ तो वो उसको हैम्पर करेगा। तो मैं जब लिखता था या फिर जब लिखता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि एक सेट टाइम टेबल हो। लाइक जिस टाइम पे पढ़ाई करना उस टाइम पे पढ़ाई हो, जिस टाइम पे बाहर जाना उस टाइम पे बाहर जाना हो, जिस टाइम पे काम करना उस टाइम पे काम करना होगा। और एट द एंड ऑफ द डे, दिन के एकदम आखिर में एक रात में मैं लिखने बैठता या फिर लिखने बैठता अभी रात का टाइम सबसे पीसफुल होता है। और अगर एक टाइम का मैं आपसे अगर मैं शेड्यूल शेयर करूं, ये कोविड के पहले का बात है, तब मैं खेलता भी था एंड मैं क्रिकेट खेलता था, प्रोफेशनली खेलता था। अभी तो खैर उतना टच में मैं नहीं, लेकिन 2019 18 19 दो बार मैं स्टेट तक भी गया हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने। तो उस टाइम पे शेड्यूल कुछ ऐसा होता था, स्कूल हुआ करता था सुबह 7 7:30 से लेके 1:30-2, घर आते आते आप बोलो 2 ढाई। फिर हमारा प्रैक्टिस सेशंस हुआ करता था, नेट्स होता था 3 से लेके 6 7 ऐसा। 7 बजे फिर घर आता था, घर आके स्कूल का काम करने बैठता था, मैं पढ़ने बैठता था। पढ़ते पढ़ते 10 10:30 11, कभी कभार 12 ये हो जाता था। उसके बाद जो था वो लिखना मैं स्टार्ट करता 12 से 1 2 3, जब जितना रिदम बने। उसके बाद फिर अगला दिन सेम शेड्यूल कंटिन्यू। तो इतना हेक्टिक भी शेड्यूल रहा है और अभी भी सिमिलर ही शेड्यूल है। मैं उस दिन बता रहा था इस बारे में, लाइक आई हैव टू मैनेज स्टडीज एंड ऑफिस एज इफ आई से आर्टिकलशिप, सारा चीज मैनेज करना पड़ता है, लेकिन सारा वर्थ इट होता है। जितना भी आप स्ट्रगल से गुजरो, हार्डशिप से गुजरो, जब आपका कोई वर्क रिकॉग्नाइज हो जाता है ना, तो वो सारा स्ट्रगल वगैरह सब वर्थ इट होता है। तो ऐसा सच कोई बर्डन नहीं पड़ता है कि हाँ यार इतना मेहनत पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है लिखने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, वो सब उतना फील नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हारा स्केड्यूल है सॉर्टेड है बहुत ज्यादा। हम्म, अब मतलब बहुत ही ज्यादा, सही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सॉर्टेड। ये नहीं कब से वैसे मेंटेन sorted किया नहीं है? है। नहीं नहीं, ये कब से मेंटेन किया है मुझे ये बताओ। क्या मेंटेन किया? ये ऐसा स्केड्यूल इतना प्रॉपर, क्योंकि देखो ऑनेस्टली बताओ, मेरा स्केड्यूल जब तक स्कूल था, स्कूल का टाइम टेबल जैसे चलता था वैसे मेरा स्केड्यूल चलता था। वो टाइम टेबल के हिसाब से सॉर्टेड होता था, जैसे स्कूल खत्म स्केड्यूल खत्म। तो ये कितने टाइम से तुमने ऐसा सॉर्टेड कर रखा है कि मतलब इस टाइम पे काम, इस टाइम पे पढ़ाई और इस टाइम पे फिर राइटिंग, ये कितने टाइम से तुमने किया है? ये स्कूल टाइम से आदत है, स्कूल टाइम से वो हैबिट बन चुका है जो कि अभी तक चलता है, वाह। अभी तक चल रहा है। आगे का क्या बोल सकते हैं। जब आपकी आपने जैसे बताया कि आप कविताएं नहीं लिखते, आप कहानियां ही मेनली लिखते, राइट? तो जब आपकी कहानी पहली बार पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, तब आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके मनोभाव क्या थे कि मतलब पहली बार मेरी कोई कहानी किसी किताब में पब्लिश हुई थी? आपकी सोलो बुक थी या फिर एंथोलॉजी वगैरह आपने की थी? पहले मेरा शुरुआत एंथोलॉजी से ही हुआ था। एक अच्छा। पब्लिकेशन है, उनका नाम है स्वाध्या पब्लिकेशन। अभी शायद वो ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, उस टाइम पे वो हाँ। कर रहे थे। ये बात है 2019 2019 का, अच्छा। 19 का। हम्म। तो वो एक एंथोलॉजी पब्लिश करने वाले थे जो एक नेशनल लेवल एंथोलॉजी था। पूरे कंट्री से राइटर्स अपना आर्ट वर्क उसमें दिए थे। वो 2 एंथोलॉजीज था, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ शायद अभी। पहला था एक इंक्ड पेजेस जिसमें पोइट्रीज था, और एक अ लेटर फ्रॉम होम जिसमें शॉर्ट स्टोरीज था। तो मैं ओके। दोनों एंट्रीज वहां दिया था और दोनों एंट्रीज मेरा सेलेक्ट हो गया था वहां पे, एक शॉर्ट स्टोरी और एक पोएम, बाकी 2 पोएम ऐसे मुझे याद है। तो वो जब सेलेक्ट हो गया तो मुझे मेल आया था कि सर आपका ये सेलेक्ट हो चुका है एंड काइंडली
आप आगे का डिटेल्स दीजिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं कोई उम्मीद से नहीं भेजा था, बस भेजने के लिए मैं भेज दिया था कि ठीक है कंपटीशन है, पार्ट ले लेते हैं। बस पार्ट लेने के लिए मैं पार्ट लिया था। एज़ सच कोई वहाँ जीतने का इच्छा पहले से नहीं था, जीतने का सपना भी नहीं देखा था मैं। क्योंकि मुझे पता है मैं कितना लिखता हूँ, मैं तो बस स्कूल में कुछ कहानियाँ लिखता हूँ। अब नेशनल लेवल एंथोलॉजी पे सिलेक्ट हो जाएगा, कभी मैं सोचा नहीं था। लेकिन जब वो मेल आया मुझे कि राजाभिषेक सिंह योर राइटअप्स आर सिलेक्टेड, तो उस टाइम बहुत इलेटेड महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था उस टाइम पे। शायद अभी मैं वर्ड्स में आपको बता भी ना पाऊँ कि उस टाइम पे कैसा लग रहा था। लाइक बीइंग सिलेक्टेड इन अ नेशनल लेवल एंथोलॉजी जो कि ऑल ओवर इंडिया पब्लिश होने वाला है, जिसके रीडर्स बहुत हैं, इतने सारे लोग पढ़ेंगे। तो उस टाइम का बात ही कुछ और था और शायद वही जो मोमेंट ऑफ जॉय था ना, वही पुश किया मुझे कि अपना कुछ लिखो। शायद अगर वो एंथोलॉजी नहीं हुए रहता तो शायद आज मैं लिख नहीं रहा होता, मतलब मेरा सोलो नहीं होता, शायद आज भी मैं वो कॉपी में ही लिख रहा होता कुछ हम्म। शॉर्ट स्टोरीज। तो हाँ, वो एक चीज बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत इम्पैक्टफुल रहा है वो चीज, उस एंथोलॉजी में सिलेक्ट होना। और उसके बाद जब मेरा मन बन गया कि मैं किताब लिखने वाला हूँ, और जब किताब मैं लिखा, किताब जब मैं पब्लिश किया, और जिस दिन मैं अपने अमेज़न पेज पे, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा होता है ना, मैं पहला बुक अपने सेल्फ पब्लिश किया था अमेज़न से, तो अमेज़न में आप फाइल्स अपलोड कर दो, तो वहाँ बोलता है कि 72 आवर्स आपको लगेगा पब्लिश होने में, 3 दिन लगेगा। ये रात का बात है, मैं रात को अपलोड कर दिया फाइल्स, और मुझे दिमाग में था कि चलो 3 दिन बाद आएगा। लेकिन उसके जस्ट अगले दिन सुबह मैं बस ऐसे चेक कर रहा था अमेज़न कि बाय चांस आ गया हो, या फिर चेक करके देख लेते हैं। तो जब चेक किया तो वहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था। वहाँ पे बुक का कवर इमेज था अमेज़न पे, और उस टाइम पे जो फीलिंग था ना, मैं आज तक देखता था अ, मेरे आइडल्स को, बहुत बड़े सो कॉल्ड राइटर्स एंड स्टार्स को, उस लैपटॉप के स्क्रीन पे, उस अमेज़न के पेज पे। और आज जब मैं अपना नाम देख रहा हूँ उधर, तो शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता उस टाइम पे क्या फीलिंग था। तो हाँ, वही सब छोटा-छोटा चीज़ है, वही फीलिंग्स है जो कि पुश करते रहा है अभी तक, और आगे भी करता रहेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने अपने आइडल्स को देखा वहां पे अमेज़न के पेज पे अपनी अपनी किताबों के साथ, तो आप अपने कुछ आइडल्स का नाम बता सकते हो कि मतलब जिनको आप आइडल मानते हो, या फिर आपके फेवरेट ऑथर्स, या मतलब जो भी है। देखिए, मैं तो पर्सनली ये चीज़ बिलीव नहीं करता कि आपका कोई एक फेवरेट ऑथर होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर ऑथर या फिर किसी भी हम आर्टिस्ट का बात करें, उसका एक आर्ट अच्छा होता है, कुछ आर्ट खराब होता है, कुछ आर्ट अच्छा होता है। हर आर्ट परफेक्ट नहीं होता है, हर आर्ट खराब भी नहीं होता, दोनों वे, दोनों तरफ से। तो पर्सनली मैं कभी ऐसा माना नहीं कि मेरा कोई फेवरेट ऑथर होना चाहिए। एज़ सच कोई मेरा फेवरेट ऑथर है भी नहीं। हाँ, मेरे कुछ फेवरेट बुक्स हैं, उन ऑथर के द्वारा लिखे हुए। पहला बुक अगर मैं बोलूँगा, जो कि मुझे हॉरर लिखने की तरफ खींचा, वो बुक है द सीक्रेट ऑफ द पलामू फोर्ट बाय ऑथर राज़ी अहमद। बहुत अच्छे राइटर हैं। उनका फ़िलहाल आज तक एक ही किताब पब्लिश हुआ है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा किताब है। मिस्ट्री जॉनरा को बिलॉन्ग करता है और अच्छा बुक है। पहला वो। उसके बाद एक किताब है, पोलो पोलो का है। पोलो पोलो आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर ऑथर है। शायद वर्ल्ड के टॉप 5 में आते हैं हम्म। पोलो पोलो। उनका एक बुक है द आर्चर। द आर्चर, वो किताब मुझे बहुत अच्छा लगा था, द आर्चर। और उसके बाद हाल ही में मैं एक बुक डिस्कवर किया। बुक का नाम है लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स बाय हेमेन सुनिम। वो बुक एक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे कोई फेवरेट ऑथर है, क्योंकि पोलो पोलो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पोलो पोलो के एक बुक है जो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। कौन सी? अ, अ, पोलो पोलो का एक बुक है जो सबसे पॉपुलर बुक है उनका, एल्केमिस्ट।
आपने नाम सुना होगा एल्केमिस्ट। मैंने बहुत सुना हुआ है, बट मुझे कभी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, पता नहीं क्यों। हाँ, तो एल्केमिस्ट में मैं भी हाइप में दे जाके बुक पढ़ा, एज सच मुझे इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगा, लेकिन सेम पोलो कोलो का मुझे आर्थर बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि कोई फेवरेट ऑथर मेरा तो नहीं है, बाकियों का मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई फेवरेट ऑथर ऐसा मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ ऑथर का कुछ आर्टवर्क अच्छा लगता है, किसी और का कुछ अच्छा लगता है, वैसा। सही है, सही है। सपोर्ट द आर्ट मोर देन द आर्टिस्ट। एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट सेम लाइन शायद मैं कभी अपने इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे तो एक मैं पोस्ट किया था कि वन शुड ऑलवेज सपोर्ट द आर्ट एंड नॉट द आर्टिस्ट। करेक्ट, आप बिल्कुल। आर्ट को सपोर्ट करो, आपको आर्ट अच्छा लग रहा है तो आप उसको प्रमोट करो। अगर कोई एक छोटा आर्टिस्ट भी, छोटा आर्टिस्ट तो शायद बहुत गलत वर्ड होगा बोलना, या फिर मैं ये बोलूं कि अनपॉपुलर आर्टिस्ट है, कम पॉपुलर आर्टिस्ट है, तो उसका आर्टवर्क अगर अच्छा है तो आप उसको प्रमोट करो, नहीं है तो मत करो, कोई जरूरत नहीं। अगर आर्टिस्ट आपका दोस्त है लेकिन खराब आर्ट है मत करो, लेकिन अगर अच्छा है तो करो। बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट अगर है लेकिन उसका सपोज बहुत सारे ऑथर्स हैं जो मुझे लगता है बहुत ओवररेटेड है एज सच, उनका जो स्किल्स है और उनका पॉपुलैरिटी है वो मैच नहीं करता है, तो अगर उनका कोई आर्ट अच्छा नहीं है तो उनको सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, उनका अगर आर्ट अच्छा है तो रिगार्डलेस कि आर्टिस्ट कौन है, आप आर्ट देखो और आर्ट को सपोर्ट करो, आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल। सलमान खान फैंस ये सुन लो। तो राजी, मुझे ये बताइए कि आपको लिखना कब और कैसे पसंद है? जैसे कि क्या मूड होता है या फिर क्या थॉट होता है जब आप लिखना पसंद करते हो, या फिर कैसी मनोस्थिति आपकी होती है कि आज आपको रोमांस लिखना है, आज आपको हॉरर लिखना है? ये किस चीज पे प्राइमरीली डिपेंड करता है, मूड पे या फिर टाइमिंग पे? मैं अपना अगर बात बताऊं तो मुझे लगता है कि मूड बनाना पड़ता है, आपका पहले से बना नहीं होता है। जैसे सपोज मैं अभी हॉरर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हॉरर वाला जोन पे जाना पड़ता है। अगर मैं रोमांस लिख रहा हूँ तो जोन में जाना पड़ता है। आप किस मूड में हैं वो आप उसको आप लिख नहीं सकते, जो आप लिख रहे हैं उस जोन में जाना पड़ता है, तो वो है। सपोज अगर आप हॉरर लिख रहे हैं, मैं अगर अपना बात बताऊं, बियॉन्ड द ब्लैक डोर लिखने के वक्त जो मुझे 3-4 महीना लगा था लिखने में उसको, अगेन 3-4 महीना लिखने में, उससे पहले का रिसर्च वाला टाइम 6 महीना साल में, तो वो जो समय था मैं कोशिश करता था कि मेजोरिटी ऑफ बुक, ज्यादा पार्ट ऑफ द बुक मैं रात के समय लिखूं, और रात को भी मतलब एकदम आधी रात के बाद 12 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पे एक तो पहला सारा एनवायरनमेंट शांत रहता है, दूसरा बात ये कि आपको हल्का सा ईरी फीलिंग आता है। आप शांति से रूम में अकेले बैठ के लिखो ना रात का 2 बजे, तो आपको हल्का सा ईरी फीलिंग आएगा, हल्का सा डरावना वाला फीलिंग आएगा, और वो ही फीलिंग चाहिए होता है आपको लिखने के लिए। तो मैं कोशिश करता था कि बियॉन्ड द ब्लैक डोर लिखने के वक्त मैं जो भी लिखूं रात को लिखूं, जो स्केरी पार्ट्स होता था मैं रात को लिखता, नॉर्मल पार्ट सुबह भी लिखने से चलता था। और जहां तक रहा रोमांस वगैरह कुछ लिखने का बात, ठीक है, रोमांस या फिर लाइट फिक्शन कुछ भी, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पहला बात उस जोन में चले जाऊं। उस जोन में जाने का मतलब है जो भी मेरे आंखों के सामने हो रहा है वो उस नजरिए से देखूं। सपोज मैं अगर एक स्टोरी लिख रहा हूँ जिसका मेन कोर जॉनरा है फिलोसफी, तो मैं जो है सारा चीज, अगर मैं कोई चीज देख रहा हूँ तो मैं उस नजर से देखूं, हर चीज क्वेश्चन करने का मैं ट्राई करूंगा, जो कि बहुत फंडामेंटल होता है फिलोसॉफी का। यू हैव टू क्वेश्चन थिंग्स, आपको सवाल करना है चीजों, जो मेन बेस होता है फिलोसॉफी। सेम अगर मैं रोमांस जॉनरा लिख रहा हूँ तो मेरा देखने का नजरिया बदल जाएगा चीजों को। अगर मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे कोई फूल का पेड़ दिखा तो मैं वो देख के मैं एडमायर करूंगा कि यार कितना सुंदर फूल। सेम अगर मैं हॉरर लिख रहा हूँ तो कहीं पे मैं जाऊंगा तो मैं उस टाइम भी सवाल पूछूंगा कि यार ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों,
ये रात को कैसे दिखता हो, ये रात को कैसा लगता हो, वो चीज होता है। तो आपको उस जोन में जाना पड़ता है जब भी आप लिख रहे हो, जो भी जॉनरा आप लिख रहे हो, आपको उस जोन में घुसना पड़ता है, नहीं तो वो फील नहीं आता। तो फिर अगर आप अपना फीलिंग डाल के नहीं लिख पा रहे हो, या फिर किसी भी आर्टवर्क में आप अपना फीलिंग नहीं डाल पा रहे हो, तो इट इज एज गुड एज कि आप चैट जीपीटी से लिखवा लो। वो भी तो कहानी लिखता है, उसको आप जो भी बोलो वो लिख सकता है, लेकिन वो ह्यूमन वाला टच नहीं है ना उसमें, वो फीलिंग नहीं डाल सकता। बिल्कुल। उसी चीज के लिए तो राइटिंग वाला जॉब अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो वो भी टेक ओवर कर चुके एआई। तो मूड बनता नहीं है, बनाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द जॉनर आप क्या लिख रहे अच्छा, द ऑडियंस विल किल मी फॉर आस्किंग दिस, बट रोमांस वाला जॉनरा आप रात को कितने बजे लिखते हो? और मुझे सच बात बताना, ये आपने इंटरव्यू के लिए बोला कि जब आप रोमांस वाला आई मीन लिखते हो तो आप पेड़ को देखते हो, फूल को देखते हो, सच बोलना, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए बोले ये सही में आपने यही किया? क्योंकि नहीं नहीं, ये सही बात है, ये सही बात है। मैं एग्जांपल दिया एक फूल का, इसका बहुत हाँ, सारा चीज होता है ना। हर चीज को आप ब्यूटीफाई करते हो, हर चीज का आप ब्यूटीफुल वाला साइड देखते हो, तो वही होता है रोमांटिसिज्म ना। रात का बात अगर मैं बोलूं तो इफ आई कुड रीराइट द स्टार्स में जब लिख रहा था, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था। जब मन किया या फिर जब आइडिया आया तुरंत लिखने बैठ जाता था, चाहे वो रात का 1 बज रहा हो या फिर सुबह का 5 बज रहा हो। कभी कभार ऐसा हुआ है कि रात भर में बैठ कर 12-1 बजे से रात का सुबह का 6-7 बज जाता। कभी कभी दोपहर सारा बैठ कर हम हमारे कॉलेज में एक बड़ा ग्राउंड है, बहुत सारा पार्ट में, वहाँ ग्राउंड के बीच में बैठ कर लिखते, अपने रूम में बैठ कर लिखते, लाइब्रेरी में बैठ कर लिखते। तो ऐसा उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता था। देखो हॉरर के लिए क्यों टाइम चाहिए होता है ना, आप एकदम डे लाइट में बैठे हो, लोगों का भीड़ में बैठे हो, तो आपको भूतिया ख्याल शायद ही आए, वहां नहीं तो आता, आएगा। फील वाला नहीं आता। तो उसके लिए वो एम्बियंस, वो एनवायरनमेंट जरूरी होता है। लेकिन रोमांस के लिए उतना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अपने आजू बाजू, तो वो समझ आ जाता है, थोड़ा टाइम सा डजंट उस मैटर, में आप। मूड मैटर्स। एग्जैक्टली। मेरा ये सवाल है अब आपसे कि आप जब ये किताब लिख रहे थे, पहले से ही ये टॉपिक था आपके दिमाग में या फिर कुछ और? पूरा किताब लिखने का आइडिया ही इस टॉपिक से आया, है ना। अगर मैं कोर चीज बोलूं बुक का, जो कोर मैसेज है बुक का, सपोज सपोज आप एक सफर पे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप एक जर्नी पे हैं। तो कहीं से निकलना और कहीं पे पहुंचना को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो होता है सफर और एक होता है मंजिल, एक होता है जर्नी, एक होता है डेस्टिनेशन। तो पूरा जो बुक है वो आपको ये क्वेश्चन करता है कि अगर आपका सफर बहुत अच्छा था पर मंजिल खराब था, तो आप का उसमें स्टैंड क्या रहेगा, आपका उसमें फीलिंग क्या रहेगा? क्या आप ये सोचेंगे कि यार इतना अच्छा सफर के बाद मंजिल खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया? लेकिन क्या आप ये सोचेंगे उसके जगह कि चलो मंजिल तो खराब था, लेकिन कम से कम सफर तो अच्छा था, बिल्कुल। मंजिल से क्या फर्क पड़ता है, सफर तो अच्छा था। ये पहला बात। उसके बाद ये एक कोर था, कोर है सॉरी। दूसरा ये कि ऐसा बहुत सारा घटना हमारे साथ होता है लाइफ में, हम बहुत सारा चीजों को क्वेश्चन करते हैं। लाइक हम कभी कभार ये भी चाहते हैं कि हम समय में पीछे जाके ये चीज को बदल सकें। तो जो बुक का टाइटल ही आपको ये बोलता है, इफ आई कुड रीराइट द स्टार्स, इसका मतलब अगर मैं अपना किस्मत बदल सकता, बिल्कुल। तो क्या मैं बदलता? वो टाइटल अपने आप में क्वेश्चन है। इफ आई कुड रीराइट द स्टार्स, वुड आई, है ना। तो ये पूरा सवाल है, और शायद इसका जवाब एकदम लास्ट में जाके मिलता है प्रोटैगनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि आप भी मेरे तरफ आ जाओ, बस मैं एक पीओवी रख रहा हूँ कि ये पीओवी हो सकता है, शायद आपको ये चीज पता ना, ये रख लो। अगर आप अपना डेस्टिनी बदलने का पावर आपके पास है, अगर आप अपना डेस्टिनी बदल सको, तो क्या आप बदलोगे या फिर नहीं बदलोगे? तो ये दो जो है, ये कोर आइडियाज
है बुक का, कोर आइडियाज था बुक का जब मैं लिख रहा था। ये 2 सेपरेट आइडियाज था मेरे पास, लेकिन फिर जब मैं सोचा, मुझे आइडिया आया कि दोनों को मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करने के बाद जो प्रोडक्ट निकला वो है इफ आई कुड राइट। तो अगर आप ये सुनने के बाद अगर आप किताब पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि रेलेवेंस क्या है ये दोनों सवाल, ये दोनों स्टेटमेंट। सही है। जो अभी हाल ही में जो पब्लिश किया है आपने बुक, उनमें से कौन सा भाग आपको कठिन लगा है? देखिए, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब दूं तो पूरा किताब भी बहुत मुश्किल था लिखने का। इसका कारण भी है, इसका कारण यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द बुक, या फिर मैं कहूँ 70 से 80% जो कंटेंट है किताब का, वो लिखा गया है एक लड़की के पर्सपेक्टिव से। जो बुक की मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक लड़की है, और बीइंग अ मेल ऑथर पोर्ट्रेइंग अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और पूरा कहानी उसके आंखों से दिखाना, आंखों से देखना, उसके मुंह से बुलवाना एक लड़की के, ये काफी ज्यादा मुश्किल था, काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। क्योंकि एक लड़के को आप सिचुएशन में रखो, वो एक चीज को कुछ और तरीके से देखता है, एक लड़की किसी चीज को कुछ और तरीके से देखती है। तो इन दोनों का बीच डिफरेंस समझ के, इस डिफरेंस को हटा के एक लड़की के पर्सपेक्टिव में कोई चीज देखना, दिखाना, उसको लिखना काफी ज्यादा मुश्किल था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 70 से 80% जैसे मैंने कहा किताब एक लड़की के नजरिए से लिखा गया है, लेकिन कुछ 10-15-20% आई गेस जो लिखा गया है वो एक डायरी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। मतलब एक डायरी आपसे बात कर रहा है किताब में, और जो बाकी का बचता है कंटेंट वो नॉर्मल थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि 70-80% एक लड़की नरेट कर रही है, तो वो लिखना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा मैं कभी पहले लिखा नहीं था। और क्योंकि ज्यादा लोग ये चीज लिखते भी नहीं, ज्यादा मेल ऑथर्स फीमेल प्रोटैगनिस्ट का पर्सपेक्टिव से लिखते भी नहीं, वो मेल प्रोटैगनिस्ट से लिखते हैं, आइदर थर्ड पर्सन से लिखते हैं। मेल ऑथर्स राइटिंग फ्रॉम अ फीमेल्स पर्सपेक्टिव मेरे लिए भी नया था, एक्सपेरिमेंट था, बस इसलिए मुश्किल था, लेकिन एट द एंड हो गया। आपने जो हाल ही में जो बुक छपी है, तो वो लिखने में कितना वक्त लगा? इफ आई कुड रीराइट द स्टार्स, अगर मैं बोलूं सिर्फ लिखने में, स्टार्टिंग टू एंड बुक खत्म करने में मुझे लगा 6 महीने के करीबन 6 महीने लगा। लेकिन सिर्फ बुक लिखने से काम नहीं चलता, आपको बहुत सारा रिसर्च चाहिए होता है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है एक किताब को लिखने के लिए। तो मैं बोलूंगा करीबन 6 महीना मुझे बुक स्टार्ट से लेके खत्म करने तक लगा, लिखने के लिए लगा। लेकिन जो रिसर्च वाला टाइम था, जो ऑब्जर्वेशन वाला टाइम था, वो मेरे लिए 2 से ढाई साल का था। 2 से ढाई साल का, 2 से ढाई साल का रिसर्च, 2 से ढाई साल का ऑब्जर्वेशन, 2 से ढाई साल का सेम जॉनरा रीडिंग, उसके बाद में बुक लिखना स्टार्ट किया। तो अगर मैं टोटल बोलूं तो अराउंड 2.5 से 3 साल बुक लिया है। ये बुक मुझे पूरा स्टार्टिंग टर्न खत्म करने में 2.5 से 3 साल लगा। ये जो आपका 6 महीने का वक्त लगा है लिखने के लिए, तो कभी अपने राइटर्स ब्लॉक वगैरह फेस किया है? जी, क्या मिस किया? राइटर्स ब्लॉक फेस किया है, ऐसा पूछ रही है। राइटर्स ब्लॉक, हाँ, बहुत फेस किया है। राइटर्स ब्लॉक बहुत फेस किया है। ऐसा भी होता था कि कुछ दिन एकदम एक वर्ड नहीं लिखने होता था, लेकिन कुछ दिन ऐसा भी था जहाँ पे 1500-2000 तक पहुंच जाता। तो राइटर्स ब्लॉक तो आता है, हमेशा आता है। उससे ओवरकम करने का तरीका मुझे लगता है आपको आना चाहिए। पर्सनली मैं जो यूज करता हूँ वो ऐसा होता है कि जब मुझे राइटर्स ब्लॉक आया तो मैं राइटिंग को एकदम साइड कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, और कहीं बाहर टहलने चले गए या फिर कुछ और कर लिए, तो फटाक से एक आइडिया क्लिक करता है कि ये लिख सकते हो, तो फिर आ जाता है। तो जब भी मुझे लगता है जब भी राइटर्स ब्लॉक हो, साइड कर दो उसको,
थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद आओ। और वो ब्रेक बहुत लंबा भी हो सकता है, डिसएडवांटेज ये है। वो ब्रेक 5 मिनट का भी हो सकता है, वो ब्रेक 5 दिन का भी हो सकता है, 5 महीना का भी हो सकता है, वो किसी को नहीं पता कितना लंबा ब्रेक होता है। तो वो है, राइटर्स ब्लॉक बहुत आया, लेकिन लकीली ओवरकम कर गया उसको। आपका इंटरव्यू लेके बहुत ज्यादा मजा आया, और मतलब हमको पूरा विश्वास है कि जो लोग आपकी बुक पढ़ेंगे, जितने भी लोग आपकी बुक पढ़ेंगे, सबको बहुत मजा आने वाला है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल ये है कि इस बुक के थ्रू आप अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बुक के थ्रू मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि लर्न टू अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स। आप छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना सीखो, छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखो, और एंडिंग को ज्यादा फोकस करने की जगह आप जर्नी पे ज्यादा फोकस करो। डेस्टिनेशन को एक टाइम के लिए भूल जाते हैं, सफर पे ज्यादा फोकस करते हैं। और इफ आई कुड रिराइट द स्टार्स का ये मेन कोर भी यही है, कोर स्टेटमेंट भी यही है, फोकस ऑन द जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। क्योंकि आपका मंजिल ये तय नहीं करता कि आपका सफर कितना खूबसूरत या कितना खराब, वो आपका सफर ही तय करता है। तो सफर पे ध्यान दें, मंजिल का ध्यान ना दें। और ये चीज जब मैं लिख रहा था तो मेरे मन में ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली था कि हम जो है ना रिजल्ट के लिए इतना ओरिएंटेड है, हम इतने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं कि हम उस चीज का प्रोसेस भूल जाते हैं। वो प्रोसेस हमें क्या दिया, हम उस प्रोसेस से क्या सीखे, हम बस एक पास या फेलियर का रिजल्ट से हम डिसाइड कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो सफर होता है, शुरुआत से लेके लास्ट तक, उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक सफर, दूसरा मंजिल। पहला जर्नी, दूसरा डेस्टिनेशन। तो अगर किसी चीज का आपका सफर बहुत अच्छा था और मंजिल खराब था, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या सोचेंगे कि सिर्फ मंजिल खराब हो गया बोल के पूरा इवेंट ही बेकार था, पूरा जर्नी ही बेकार था? या फिर आप ये सोचेंगे कि चलो मंजिल खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम सफर तो खूबसूरत था। ये एक बड़ा फेवरेट कोट है मेरा बुक से कि क्या हुआ जो मंजिल खराब थी, क्या हुआ जो मंजिल खराब थी, कम से कम सफर तो सुनूंगा। हाँ, क्या बात तो मतलब बड़ी सही गई है। फोकस ऑन द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो इंटरव्यू करके तो जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ, एंड बुक भी बहुत ज्यादा मजेदार है, मैंने पढ़ी है, एंड लाइक इट्स वर्थ अ रीड। मतलब आप पढ़ते जाओ, आप एंड तक जाओगे ही जाओगे, आप बीच में रुक ही नहीं सकते। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच राज फॉर डूइंग दिस विद अस, एंड टू द पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर आप इस टाइम तक भी देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एंड और इंटरव्यूज आने हैं, और भी ऑथर्स आने हैं, और भी कई, हो सकता है राज दोबारा अपनी बुक लेकर आए